आज हम तीन ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने पिछले क्वार्टर में या फिर मार्च 2025 के आखिरी क्वार्टर में, पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। राइट, तो सबसे पहली कंपनी जो डिस्कस करेंगे वो है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ का है। जो एंड यूजर इंडस्ट्री यहाँ पे है ऑटो इंडस्ट्री, जैसे M&M, मारुति सुजुकी, ये जो भी मेजर पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हैं जो भी कंपनीज, वो उनके एंड यूजर्स है, तो ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है। राइट, इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, मैं पहले ईयर ऑन ईयर का डेटा देता हूँ, मतलब मार्च 2025 को मार्च 2024 से कंपेयर किया जा रहा है। 16% इज द सेल्स ग्रोथ। करीबन हमारा जो टारगेट होता है 15% प्लस सेल्स ग्रोथ का, उसको एक तरह से फिल्टर को काफी सही तरीके से, एक तरह से पॉजिटिवली ये फिल्टर आउट हो रही है। ईपीएस ग्रोथ हमारा जो 25% का होता है, पैट ग्रोथ इसका 19% है, तो एक तरह से उस फिल्टर पे कहीं खरी नहीं उतर रही है। राइट, तो ईयर ऑन ईयर था, क्वार्टर एंड क्वार्टर मतलब मार्च 2025 को प्रिसीडिंग क्वार्टर से जब कंपेयर किया जा रहा है तो सेल्स ग्रोथ इज 7% एंड पैट ग्रोथ इज 35%। राइट, तो जैसे मैंने कहा, ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। ये जो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में लाइटिंग लगते हैं, फिल्टर्स लगते हैं, राइट, मिरर्स लगते हैं, गियर शिफ्टर्स लगते हैं। तो ये कंपनी जो है, इनकी इनिशियल स्ट्रैटेजी थी या फिर ये इनिशियल जो था इनका बिजनेस, वो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में था। तो करीबन टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में करीबन 5 से 7 साल पहले करीबन 65% मार्केट शेयर था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम टू व्हीलर्स टू पैसेंजर व्हीकल्स एंड ईवीज। तो इनका जो नया बिजनेस है, नया सेगमेंट है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इसमें बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए हैं, बहुत सारा डेट लेके मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए। एंड पैसेंजर व्हीकल में इनका 80% मार्केट शेयर है विद रिगार्ड्स टू गियर शिफ्टर्स। तो हम गियर जब चेंज करते हैं 1 से 2, 2 से 4 जो भी है, बैक जब रिवर्स लेते हैं, तो वो जो गियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें करीबन 80% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। राइट, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एक तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजी है इनकी कि टू मूव फ्रॉम टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स टू काइंड ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो किया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया है। और इनका लार्जर स्ट्रैटेजी है कि वो जो प्रीमियमाइजेशन है, जैसे घरों का इंटीरियर्स होता है, कार्स का भी इंटीरियर्स होता है, तो एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एडास टेक्नोलॉजी, ADAS यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो जो भी प्रीमियमाइजेशन होता है, जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग होता है कार का, उसको एडास टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो वो प्रीमियमाइजेशन में ये कंपनी एक तरह से घुसकर इनके मार्जिन्स को एक्सपैंड कर रही है। राइट, तो जब मैंने इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखा, तो अगर यहाँ पे आप स्टॉक प्राइस देखो तो पिछले एक साल का ये स्टॉक प्राइस है। पूरा एक साल जो 3 क्वार्टर्स थे या फिर 4 क्वार्टर्स थे, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस कुछ बढ़ा ही नहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे। राइट, पूरा फ्लैटिश था। और सडनली लास्ट या फिर मई के बाद ये स्टॉक प्राइस एक तरह से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मुझे इनिशियली लगा कि ये ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी है, तो ये सब यूएस में जो टैरिफ वगैरह ट्रम्प लगा रहे थे, तो यूएस के जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, MNCs है, उन्होंने एक तरह से ऑटो कंपोनेंट्स को फ्रंट लोड कर दिया। तो इसलिए इनका जो लास्ट क्वार्टर या फिर प्रीवियस क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर जो भी बोल दीजिए आप, उसके वजह से टैरिफ के डर से फ्रंट लोड करके ऑटो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से सेल्स एंड रेवेन्यूज इतने बढ़ गए। बट जब मैं इनका कॉन कॉल पढ़ रहा था तो ट्रम्प, टैरिफ, यूएस का कहीं नाम भी नहीं आया, एक्सपोर्ट्स वगैरह का नाम नहीं आया। बट मुझे ऐसा दिखा कि करीबन 12 जॉइंट वेंचर्स किए हैं इंटरनेशनल MNCs के साथ, इंटरनेशनल ऑटो मेकर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली, भले उन कॉन कॉल्स में दिख के नहीं आया टैरिफ वगैरह का, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स उन जेवीज के थ्रू एक तरह से यूएस को राउट या रीराउट हुए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे एक सेकेंड लेवल एनालिसिस का करना पड़ेगा। बट मुझे इनिशियली मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये फ्रंट लोड करके इन्होंने इनका एक तरह से सेल्स ग्रोथ, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, अगर सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ इनका अगर आप देखो, इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ओवर ईयर, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ओवर ईयर, सडनली लास्ट क्वार्टर में जबरदस्त सेल्स ग्रोथ एकदम ऊपर चला गया। तो मुझे लगा कि ये फ्रंट लोड करके यूएस में इंपोर्ट्स किए गए, बट आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग ओवर ईयर। मुझे एक सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस का करना पड़ेगा। पीपल हु बिलोंग टू दिस सेक्टर, पीपल हु बिलोंग टू दिस सेक्टर और हु हैव स्टडीड दिस सेक्टर इन डेप्थ, प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस दिस व्हाटएवर हाइपोथेसिस आई गिव। राइट, तो लूमैक्स टेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे,
थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। इस कंपनी का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 26% है, पिछले 3 साल का 34 है, पिछले 1 साल का 29 है। काफ़ी सही सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इफ यू लुक एट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years 25%, 3 years 36%, TTM लास्ट 1 year इट्स 37%, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़े कमज़ोर लेवल पे दिखते हैं, राइट। इफ यू लुक एट ROC इट्स 16% फॉर द लास्ट 5 years, ROE 16%। ROCs की अगर मैनेजमेंट ने 100 रुपीज अपने बिजनेस में लगाए हैं तो बिजनेस को 16% से प्रॉफिट हुआ है साल दर साल पिछले 5 सालों में। ROE इज किसी इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर ने अगर इस कंपनी में पैसे लगाए तो उसको करीबन 16% का प्रॉफिट हुआ है पिछले 5 सालों में साल दर साल। तो एक तरह से जो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है वही शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज गेटिंग ट्रिकल डाउन, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, काफी जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। इफ यू लुक एट दी OPM ओवर ईयर, 8% से काफी 13% तक इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी विच द कंपनी हैज। जो हाई वैल्यू इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर वैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कार्स में, वो एक तरह से स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिख रही है, राइट। इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, इट्स 6%, it's been 6% for the last 3 to 4 years। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इतने बिजनेस में, बिकॉज इफ यू लुक एट दी ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री, मैंने बालू फोर्ज का एनालिसिस किया, आप वो प्लीज एक एनालिसिस अच्छे से पढ़िए। उसमें मैंने अपने जो इनहिबिशंस है, जो भी मेरे इनहिबिशंस है टू इन्वेस्ट इन ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडस्ट्री, वो मैंने काफ़ी एक तरह से हाईलाइट किया कि ये B2B बिजनेसेस होते हैं, लंपी सेल्स ग्रोथ होता है, एक सिक्लिकल सेल्स ग्रोथ होता है। जब इकॉनमी अच्छा करती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तब ज़्यादा लोग ऑटो खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में 3 व्हीलर सेल्स जो है वो करीबन 7% से बढ़े, विच हैज़ बीन द हाईएस्ट फॉर द लास्ट 5 to 7 years। 2 व्हीलर सेल्स जो है वो करीबन 9% से बढ़े हैं, राइट, विच इज़ डिसेंट। 4 व्हीलर सेल्स जो है वो करीबन 2% से बढ़े। ये नंबर्स और बेहतर होते जाएंगे इस क्वार्टर में, सॉरी इस साल में, बिकॉज RBI हैज कट डाउन रेट्स। तो इससे ऑटो कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आपको लोन्स सस्ते में मिलेंगे। तो ये काफ़ी एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, लंपी सेल्स ग्रोथ होता है, इनका B2B मॉडल होता है। तो ये कंपनीज जो होते हैं स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, 7,000 8,000 मार्केट कैप की कंपनी होते हैं, एंड इफ़ यू सी दे वर्क विद bigger players like Mahindra and Mahindra, Tata Motors, और Tata Motors, Mahindra and Mahindra इनको जबरदस्त आर्म ट्विस्ट करते हैं with regards to pricing। So these people have a cost plus pricing model, right। तो अगर समझो इनका बनता 10 रुपए में या फिर इनका पड़ता अगर 10 रुपए में, मतलब 10 रुपए अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग में पड़ता है, तो मैक्सिमम एक 8% 7% का EBITDA मार्जिन लगा के ये लोग चीजें बेचते हैं। तो they don't allow them to kind of they don't give them, the bigger companies do not give them a lot of room to earn a lot of money। तो इन कंपनीज का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हर वक्त कमजोर रहता है, 6% 7% टाइप्स रहता है, और ये लोग प्रीमियमाइजेशन करने के लिए हाथ पैर मारते हैं, बट स्टिल दे डू नॉट काइंड ऑफ ब्रीच अ 10% नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। बहुत कम कंपनीज है जो ब्रीच करते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, राइट। द स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी लो। दुनिया भर के कंपनीज, इतने सारे ऑटो कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है इंडिया में। इफ नॉट ल्यूमैक्स, समवन एल्स, इफ नॉट समवन एल्स देन समवन एल्स। तो लार्जर प्लेयर्स के लिए, ब्रांडेड प्लेयर्स के लिए, MNCs के लिए, जैसे वॉल्क्सवैगन और जो भी ये BMW के कंपनीज होते हैं, मर्सिडीज होते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू काइंड ऑफ स्विच सप्लायर्स, राइट। तो ऐसे कंपनीज का थोड़ा बिजनेस मॉडल कमजोर ही लगता है मुझे, राइट। तो इवन इफ यू लुक एट द CFO टू EBITDA, इस कंपनी का डिसेंट है, 0.6 है। नॉर्मली मेरा कट ऑफ जो होता है 0.8 होता है। इफ यू लुक एट द CFO टू EBITDA, इट्स 0.6 ओवर ईयर। नॉर्मली मेरा कट ऑफ 0.8 होता है, विच मीन्स दैट रिसीवेबल डेज ऐसे कंपनीज के या फिर रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, राइट। दे डू नॉट गेट पेड एट द राइट टाइम, एंड इवन इफ दे गेट पेड, कुछ नहीं तो कुछ खामियां निकाल कर थोड़ा कम ही एक तरह से सेटलमेंट्स होते हैं, राइट। तो इस कंपनी का भी रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इस कंपनी का एक जो चीज़ है, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो एक तरह से जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो एक तरह से हम अज्यूम करके चलते हैं कि दिस इज नॉट अ सिक्लिकल बिजनेस, और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए हर वक्त डिमांड रहता है। बट दैट इज नॉट द केस। दी वन ऑफ द मोस्ट important input cost in making all these gears and plastic products is polypropylene, which is a derivative of crude oil। तो crude oil के prices पिछले 2-3 सालों में बहुत कम थे, $60 पर बैरल था, आज के दिन में $72 पर बैरल है। ये जो भी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ है, इसकी वजह से कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता, बट जो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है वो आएगा अगर
आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस करीबन 70 80 90 पे चले गए, तो पर पिछले 2-3 सालों में एक बेनिफिट मिला इस कंपनी को कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत कम थे, राइट। कमिंग टू द एनालिसिस, इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो अगर आप देखो तो माइनस 228 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो इज नथिंग बट CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस योर केपेक्स जो नेगेटिव में आ रहा है, राइट। मैं दो फ्री कैश फ्लो काटता हूँ, फ्री कैश फ्लो 1 एंड फ्री कैश फ्लो 2। फ्री कैश फ्लो 1 इज CFO माइनस केपेक्स, फ्री कैश फ्लो 2 इज CFO माइनस केपेक्स प्लस अदर इनकम प्लस इंटरेस्ट। तो इनका इंटरेस्ट जो है वो काफी जबरदस्त है। तो कंपनी ने बहुत सारा डेट ड्रिवन एक्विजिशन M&A किया है। तो कंपनी इनऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश कर रही है और बहुत सारी EV सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारे कंपनीज को अक्वायर किया है। पुणे बेस्ड कंपनी को IAC नाम की एक फेमस कंपनी उसको अक्वायर किया जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी नहीं है ये, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी कम है। री इन्वेस्टमेंट रेट 163% है, जो काफी स्ट्रांग है, जो काफी दिखाता है कि दिस कंपनी इज ऑन अ वॉर पाथ टू अक्वायर मार्केट शेयर, राइट। तो इफ यू लुक एट द डेट ओवर हियर, लुक एट द डेट ओवर हियर, इट्स 314 करोड़ एंड नॉर्मली मेरा शॉर्टलिस्ट होता है कि 0.5 से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी। तो इसका डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, एक तरह से 0.4 है, राइट। नेट फिक्स्ड एसेट इस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखो मार्च 2021 में 380 करोड़ थे, अभी 1316 करोड़ है, मतलब 1316 करोड़ है, राइट। रिसीवेबल डेज हैव जस्ट इंक्रीज्ड ऑफ इफ यू लुक एट द रिसीवेबल डेज इट्स 152। मैं थोड़ा ब्रॉडर दिखाता हूँ यहाँ पे, एक जिसको मिनिमाइज कर लेते हैं, राइट। इफ यू लुक एट द रिसीवेबल डेज ऑफ ईयर, 96 से 152 is the receivable days, right? If you look at trade receivables, 176 से 792 day. तो अगर receivable days बहुत ज़्यादा होते, it means that the business model is not very very strong. I mean, प्रॉफिट्स दिखा देते कंपनीज बट कैश फ्लोज कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आ जाती है, राइट। तो इस कंपनी में अगर आप प्रमोटर स्टेक देखें तो काफ़ी कांस्टेंट ही दिख रहा है प्रमोटर स्टेक इनका, राइट। 55% का प्रमोटर स्टेक थ्रू आउट दिख रहा है एंड इसमें बहुत सारे DIIs भरे हुए हैं, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भरे, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स भरे, थोड़े कुछ FIIs भरे हुए हैं, राइट। इफ यू लुक एट दिस रिटेल स्टेक, इट हैज ऑलमोस्ट doubled in the last 3 years, so that is fine, right। इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है पिछले एक साल में, जो वो लास्ट क्वार्टर का मैंने स्टॉक प्राइस दिखाया, इट इज गॉन अप बाय 195%, राइट। एंड EPS ग्रोथ इज 26%, 137%। सो अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज PE एक्सपेंशन, लोगों को लगता है कि इस कंपनी में बहुत पैसा बनने वाला है तो लोग पैसे लगा देते हैं, एंड दी अदर इज EPS ग्रोथ। तो EPS ग्रोथ इज 37%, PE is 58%। तो एक तरह से अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गया है तो इट इज बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इन द कंपनी और द लिक्विडिटी दैट द कंपनी सॉ, दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप, राइट। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 1000 करोड़ EBITDA का 15% मार्जिन। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा मैथ्स किया, मैं दिखा देता हूँ। कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 1300 करोड़ की है, विच इज 0.4 टाइम्स FY सेल्स। केपेक्स 177 करोड़ का किया है। डेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए जैसे मैंने डिस्कस किया था वो लिया है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। रिस्क अगर देखोगे, हाई डेट है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, बहुत जबरदस्त क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी करीबन 60% इनके एक तरह से क्लाइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो काफ़ी सीरियस क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है यहाँ पे, राइट। इन्होंने EBITDA जो दिखाया था उस पर मैंने एक बेसिक सा मैथ्स किया है कि कैन वी एक्सपेक्ट अ सेल्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 15% एंड EPS ग्रोथ ऑफ 25% इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो EBITDA अगले 3 साल का 1000 करोड़ कहा है इन्होंने। तो करंट इनका EBITDA जो है 516 करोड़ है। अगर मुझे अगले 3 साल का कैगर कंपाउंडेड ग्रोथ रेट निकालना है तो 25% से ग्रो करेंगे फ्रॉम 516 टू 1000। पैट जो इनका करंट पैट जो है वो 229 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी लॉजिक पे अगर 25% से अगर पैट को ग्रो करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये वो, पर मैंने वो सब फैक्टर इन नहीं किया। मैंने बस एक ब्रॉड बेसिक सा कैलकुलेशन किया है कि अगर ये ग्रो हो रहा है तो क्या ये 25% 15% सेल्स ग्रोथ से ज्यादा ग्रो होगी या 25% EPS ग्रोथ से ज्यादा ग्रो होगी, राइट। पैट ग्रोथ इतना आ रहा है तो टोटल शेयर्स 8.7 करोड़ है, तो कंपनी ने इतना डेट लिया है तो ये लोग इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे, ये मेरा अजम्पशन है अगले 3 साल का। तो द EPS इन FY28 वुड बी 51, द करंट EPS इज 26। तो मुझे जो EPS कैगर दिख रहा है वो 25% का EPS कैगर दिख रहा है। तो
सेल्स ग्रोथ मोर देन 15% है, ईपीएस ग्रोथ मोर देन 25% या 25% की दिख रही है। बैलेंस शीट पे डेट बहुत है तो थोड़ा दिक्कत है। रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है, सीएफओ टू एबिटा 0.8 नहीं है, 0.8 से कम है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बिजनेस में, 6% 7% की प्रॉफिटेबिलिटी है। इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाएंगे, जब कॉस्ट ऑफ क्रूड या रॉ मटेरियल्स बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बॉर्डर लाइन एक तरह से 25% ईपीएस ग्रोथ दे सकता है, 20% ईपीएस ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि लार्जर जो मैक्रो टेलविंड्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं और रूरल कंजम्पशन बढ़ा है, अर्बन कंजम्पशन बढ़ने के होप्स है। तो उस लेवल पे देखे तो ये कंपनी है, मुझे एक ठीक ठाक कंपनी दिख रही है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में। So the next company that we are going to talk about is Lemon Tree Hotels. Lemon Tree करीबन 11,000 मार्केट कैप का कंपनी है, मार्केट कैप की कंपनी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में, होटल्स में है, ट्रैवल एंड टूरिस्ट सेगमेंट में है। इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले क्वार्टर का, तो 16% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। पैट ग्रोथ 29% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर आप क्यू ऑन क्यू के नंबर्स देखें तो 7% एंड 35% है। तो लेमन ट्री होटल्स जो है ये मिड मिड सेगमेंट या मिड होटल सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहां पे आपके होटल के प्राइसेस करीबन 4,000 से 7,000 तक होते हैं। 7,000 करोड़ बोलने वाला था, 7,000 तक होते हैं। एंड देर आर 112 hotels in 50 cities wherein they have 10K rooms या 10,000 rooms. They want to increase this to 20,000 rooms with a 70% asset light model. ये 70% asset light model क्या है? करंट जो मॉडल है वो एक केपेक्स हैवी मॉडल है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे लेमन ट्री का फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट, अगर आप इफ यू हैव टू लुक एट फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो फॉर लेमन ट्री, इट्स 87%। मतलब बहुत एक कैपिटल इंटेंसिव एसेट हैवी बिजनेस में है, विच इज इम्पैक्टिंग द बैलेंस शीट। तो इफ यू लुक एट द डेट ओवर हियर, द डेट इज वेरी वेरी हाई। अगर आप डेट टू इक्विटी देखें, मेरा कट ऑफ 0.5 होता है, ये 1.3 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नॉट गुड एज वेल, 3.2 है, राइट। और इस कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट देखो तो 205 है। इसके वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है पिछले एक साल में पूरा फ्लैटिश ही रहा है। द स्टॉक प्राइस जस्ट डिड नॉट गो एनीवेयर इन द लास्ट 1 ईयर। इस कंपनी का डेट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि द बैलेंस शीट इज वेरी वेरी, कभी भी खराब हो सकती है बुरी तरीके से बैलेंस शीट। बट इफ यू लुक एट द लास्ट 5 years स्टॉक प्राइस, देन द स्टॉक प्राइस हैज एक्चुअली गॉन अप, राइट। बट इन द लास्ट 1 year इट हैज बीन फ्लैटिश, राइट। लुक एट द स्टॉक प्राइस ओवर हियर, इट्स बीन फ्लैटिश, राइट। तो कंपनी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। तो इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है आगे, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इज दे वॉन्ट टू मूव टू एन एसेट लाइट मॉडल, एक ओपेक्स मॉडल पे काम करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लीज द प्रॉपर्टीज एंड पुट देयर होटल्स ओवर देयर। जो अभी का मॉडल है बहुत केपेक्स हैवी मॉडल है, which is kind of impacting their balance sheet. Second thing that they want to do is they want to move from corporate to retail. तो corporate is more of a B2B kind of a, जो बुकिंग्स होते हैं वो कॉर्पोरेट के थ्रू ज़्यादा होता है। तो कॉर्पोरेट इज मोर ऑफ अ बी थिंग, तो प्राइस नेगोशिएशन काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं कॉर्पोरेट, क्योंकि वॉल्यूम्स देते हैं आपको। रिटेल जो होता है इट्स अ B2C काइंड ऑफ अ इट्स अ B2C काइंड ऑफ अ चैनल, तो प्राइस नेगोशिएशन ज़्यादा रिटेल नहीं करता है। जो आपको प्राइस मिल रहा है उस पर आपको एक तरह से क्लिक करना पड़ता है, राइट। तो दिस कंपनी वॉन्ट्स टू मूव फ्रॉम कॉर्पोरेट टू रिटेल एंड एक्सपैंड इट्स मार्जिन। तो बहुत सारा जो रेनोवेशन वगैरह केपेक्स हो रहा है 130 करोड़ का, एंड द गाइडेंस दैट द मैनेजमेंट इज गिवन इज 20K रूम्स, 10,000 से 20,000 रूम्स करेंगे विद 70% एसेट लाइट। एंड द रिस्क ओवर हियर इज प्रीटी एविडेंट। आपका कोई ब्लैक स्वैन इवेंट जैसा कोविड आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बट ये जो हाई डेट है, ये इसको मॉनिटर करना, इसको ट्रैक करना, जिस किसी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनैलिटी इज वन मोर थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं इस कंपनी का, राइट। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 5 years इट्स 14%। थोड़ा रिवेंज ट्रैवलिंग का फंडा है इसके अंदर कोविड के बाद का। इन द लास्ट 3 years इज 47%। तो यहाँ पे रिवेंज ट्रैवलिंग का एक तरह से रिवेंज ट्रैवल का फंडा है। करीबन लास्ट एक साल का सेल्स ग्रोथ इज 20%। पिछले साल का पैट ग्रोथ इज 32%। 3 years इज 62%। इन कंपनी का ROE ROC ठुका हुआ रहेगा 6-7% का, 100% होना चाहिए, क्योंकि इतना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, राइट। तो ROE ROC ठुके ही रहेंगे, राइट। तो 7% 5% इज ROE ROC, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 50% है, राइट, विच इज अ ग्रेट थिंग। नेट प्रॉफिटेबिलिटी है अराउंड 16%। तो का बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी
का कोई दिक्कत नहीं है। CFO to EBITDA is 0.8. I mean this the company works on a negative working capital cycle, right? तो आप जब फॉर एग्जांपल रूम्स रिजर्व करते हैं या फिर फ्लाइट टिकट्स रिजर्व करते हैं तो पैसे पहले दे देते हैं, राइट? जो हमने लूमैक्स में बताया था कि वहाँ पे जो कंपनी जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है पहले माल डिलीवर करती है, फिर उनको पैसे मिलते हैं, वो भी रुला रुला के पैसे मिलते हैं। बट जब आप B2C चैनल्स की बात करते हैं, नॉर्मली B2C कंपनीज, हॉस्पिटल्स ले लीजिए या फिर होटल इंडस्ट्री में ले लीजिए या लेमन ट्री जैसे कंपनीज ले लीजिए, दे वर्क ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। यू पे फॉर द सर्विस बिफोर यू काइंड ऑफ टेक दैट सर्विस, राइट? फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इतना डेट भरा हुआ है, राइट? री इन्वेस्टमेंट रेट इज 543%। काफी अग्रेसिवली ये कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, रेनोवेट वगैरह कर रही है। ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट इस कंपनी ने भी नहीं किया है, ना लुमैक्स ने किया था, तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन ओवर हियर, राइट? इस कंपनी में भर भर के इंस्टीट्यूशंस भरे हुए हैं। सो इफ यू लुक एट द इंस्टीट्यूशनल स्टेक, इट्स 21% FIIs एंड अराउंड 20% DIs। तो एवरीवन नोज अबाउट द स्टॉक। बहुत सारे एनालिसिस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे विद रिगार्ड्स टू द स्टॉक, राइट? एंड इफ यू लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, इट्स फेयरली अंडर वैल्यूड, क्योंकि इतना डेट है, कौन इसको छुएगा, कौन छूना नहीं चाहता है। भले P56 का दिख रहा है, बट आप PG देखिए 0.27 का है। एंड इवन इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ P इज -13। तो द फैक्ट दैट दिस इज अ डेट ड्रिवन कंपनी, डेट हैवी कंपनी, कोई ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो बहुत जो लोग कोई एक तरह से रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, those people can look at this company. So next company we are going to discuss is Agarwal Eye Hospital. काफी छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में ऑपरेट करती है, आंख के हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट? इनका जो सेल्स ग्रोथ है इट्स 23% एंड 23%। पैट ग्रोथ इज ऑल्सो 23% ईयर ऑन ईयर, एंड Q on Q it's 5% and 60%, right? तो ये कंपनी predominantly जो इनका बिजनेस आता है, रेवेन्यूज आता है, it's they come from surgeries. Cataract surgeries are a major source of revenue for this company. थोड़ा प्रोडक्ट सेल वगैरह भी करती है। So they have 193 facilities in 14 states, as I've mentioned over here, right? इस कंपनी ने बहुत रिसेंटली एक कैपिटल रेस किया है, 380 करोड़ का कैपिटल रेस किया है, राइट? जिसकी वजह से इनका EPS थोड़ा डीग्रोथ हुआ, या फिर EPS का जो स्टॉक प्राइस है इनका काफी अच्छा गिर गया था। सितंबर 2024 में किया है, बट स्टॉक प्राइस जनवरी में जब गिरा, जब स्टॉक मार्केट में एक तरह से कार्नेज हो रहा था, राइट? तो ये मैं इसका स्टॉक प्राइस भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो इसका अगर स्टॉक प्राइस देखो तो काफी ऊपर, पिछले एक साल में ऊपर चला गया था इसका स्टॉक प्राइस, बट यहाँ पे जो फॉल आया था स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से काफी ज्यादा करेक्ट हुआ। अब धीरे धीरे बिल्डअप दे रहा है। तो दिस इज वन कंपनी विच एवरीवन कैन लुक एट, राइट? इस कंपनी का द फैक्ट दैट द रिस्क्स ऑफ दिस कंपनीज की यार बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस में ऑपरेट करती है। आपका ऑपरेशन करना है तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल है। द जेस्टेशन पीरियड फॉर न्यू हॉस्पिटल्स इज वेरी वेरी हाई। तो जो भी ये प्रेफरेंशियल शेयर का इक्विटी डाइल्यूट किया है, उससे जो भी कैपिटल रेज किया है, वो नए हॉस्पिटल्स में इंडिया और अफ्रीका में एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रमोटर प्लेज है यहाँ पे, तो करीबन 51% अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने stakes pledge किए, because they are moving very very aggressively and expanding very very aggressively। तो पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 25% है, पिछले 1 साल का 25% है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इज 32%, TTM इज 17%, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फॉर द लास्ट 5 years इट्स अराउंड 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 30%, राइट? कंपनी के बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, बिकॉज हेल्थ केयर इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ऑपरेशंस रोज होते हैं, जो भी कैटरैक्ट के ऑपरेशंस होते हैं बरस के 12 महीने होते हैं, तो उसमें कोई सिक्लिकलिटी नहीं दिखती है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी 14% की है, काफ़ी डिसेंट है। एक नेगेटिव ऑपरेटिंग साइकिल पे चलती है 0.9%। मतलब फॉर एग्जांपल 0.9 की CFO to EBITDA है। क्या होता है कि इफ़ योर क्लाइंट्स आर नॉट गवर्नमेंट अगर CGS के थ्रू या CHGS के थ्रू या फिर जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, देन द पेमेंट टर्म्स आर लाइक 120 डेज, 150 डेज। यथार्थ हॉस्पिटल के 150 डेज है एक तरह से पेमेंट टर्म्स, जो गवर्नमेंट के क्लाइंट्स, वहाँ पे गवर्नमेंट के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट देर से पे करता है, राइट? बट अगर आप आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हो या फिर आप इंश्योरेंस के थ्रू पे कर रहे हो, तो जैसे एक एडवांस लिया जाता है और जैसे ऑपरेशन खत्म होता है वो कुछ एक रिमेनिंग अमाउंट ले लिया जाता है। तो मैं उसको एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल ही कहूंगा कि पैसा पहले एक एडवांस ले लिया जाता है, फिर वंस द सर्विस इज गिवन, वंस द ऑपरेशन इज डन, दे टेक द रिमेनिंग अमाउंट। तो इसलिए ऐसे कंपनीज के जो
रिसीवेबल्स के इश्यूज कुछ नहीं होते, इन्वेंट्री तो यहाँ पे होता नहीं, इन्वेंट्री यहाँ पे बेड्स का होता है जो हॉस्पिटल्स काफी एक सही तरीके से मैनेज करते हैं, बट यहाँ पे रिसीवेबल्स का कुछ इशू नहीं होता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल इस कंपनी का। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, काफी ज्यादा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, री इन्वेस्टमेंट रेट 7 to 7 है, तो काफी एग्रेसिवली कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। ज्यादा कुछ ऐसे डेट नहीं दिखा मुझे, कुछ 82 करोड़ का डेट है यहाँ पे, साल दर साल धीरे धीरे बढ़ा है, बट 0.4 है डेट टू इक्विटी, 0.5 से एक पॉइंट नीचे एक तरह से, तो डेट टू इक्विटी थोड़ा है यहाँ पे, राइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 128 करोड़ है, मतलब काफी ज्यादा न्यू केपेक्स आ रहा है, राइट। तो इफ यू लुक एट द नेट फिक्स्ड एसेट देव बीन ग्रोइंग, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एटलीस्ट वाज 128 करोड़ इन द लास्ट 1 ईयर। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल्स लेकर मशीनरी लेकर वहां पे काम करना पड़ता है, राइट। इसमें जैसे मैंने बताया, प्रमोटर प्लेज इज 55%, दिस इज वन थिंग वन नीड्स टू लुक एट। इंस्टीट्यूशनल स्टेक कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है इसमें, बट रिटेल स्टेक अगर आप देखो तो पिछले 3 साल में 3,000 से करीबन 41,000 तक आया है। दिस इज वन थिंग विच वन नीड्स टू कीप इन माइंड, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर पहले तो स्टॉक्स को थोड़ा वॉलेटाइल बना देते, बट अभी रिसेंटली ये बिहेवियर भी चेंज हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं लोग, राइट। करंट पी इज अराउंड 38, राइट, विच आई थिंक इज अ बिट, मतलब बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पी इज ओनली 25, 50 से ज्यादा होता है तब मैं कहता हूँ कि P expansion is the reason why which the stock went out। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, सिक्लिकल कंपनी नहीं है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फेयरली वैल्यूड लगती है 38 पे। एंड आई थिंक द वे द बिजनेस इज ऑपरेटिंग राइट नाउ, इनका सेल्स ग्रोथ 15%, EPS ग्रोथ 25% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आना मुश्किल नहीं होगा, राइट। सो गाइज दिस वाज द एनालिसिस फॉर दीज three companies. Please subscribe to the channel if you haven't. Please like if you found this analysis of some value, and if you want me to do some analysis in the stocks which are there in your portfolio or not there in your portfolio, you must be curious about stocks which you want to kind of invest in. Please update those stocks in the comment section. I will do that. These are not stock recommendations. Please do your own research before you invest in the market. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.